नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट वर्डिक्ट के बारे में। आज के सेशन में हम समझेंगे कि खबरों में क्यों है, फिर हम देखेंगे कि इससे पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। उसके बाद हम स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जानेंगे कि वो कैसे सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। उसके बाद हम जो ये वर्डिक्ट आया है उसमें CJI चंद्रचूड़ का क्या कहना था उसके बारे में जिक्र करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लेकर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि खबरों में क्यों है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, जिसको हेड कर रहे थे CJI चंद्रचूड़। और उसमें जो उनके जज थे साथ में वो थे जस्टिस SK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा। ये लोग सुनवाई कर रहे थे सेम सेक्स मैरिज के केस को लेकर के। और बाद में ये 3-2 के बहुमत से सेम सेक्स जो शादी है उसको कानूनी वैधता देने से इनकार कर दिया गया। 3 लोग कानूनी वैधता न देने के पक्ष में थे, बाकी 2 लोग पक्ष में थे कि कानूनी वैधता दी जाए। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल समलैंगिक समुदाय के अधिकारों के पक्ष में थे और जस्टिस S रविंद्र भट्ट और हेमा कोहली और PS नरसिम्हा विपक्ष में थे। अब एक टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा कहां से सामने आया। हालांकि ये 1994 से बहुत सारे अलग अलग टाइम पर पिटीशंस और केसेस आते रहे कोर्ट्स के सामने, लेकिन हम मेनली जो है 2001 से समझ लेते हैं। 2001 में नाज फाउंडेशन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में और उसमें जो IPC का सेक्शन है 377 उसको चैलेंज किया गया। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है 377 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। इस डिसीजन के बाद 2013 में जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेक्शन 377 को रिस्टोर कर दिया, यानी कि 2009 में दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। उसके बाद आता है साल 2018, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। और अभी आज हम बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर के 2023 में जो कोर्ट के अंदर एक मैटर है। नवंबर 2022 में एक होमोसेक्सुअल कपल है सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। इस पिटीशन में 1954 के जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। कहा गया कि इस कानून में सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच की शादी को मान्यता ही दी गई है। यह समलैंगिक लोगों यानी कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनके साथ भेदभाव है जो उन्हें शादी के बेनिफिट देने से दूर रखता है। कैसे बेनिफिट हो सकते हैं? जैसे किसी का एडॉप्शन करना हो, सैरेगोसी हो, नौकरी हो, रिटायरमेंट हो। उसके बाद आज सुनवाई लगभग ऐसी 21 याचिकाएं सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अभी जो जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया उन्होंने 2018 के जजमेंट का हवाला भी दिया जिसमें 377 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब समझते हैं कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, ऐसे कौन से राइट्स हैं जिनसे सेम सेक्स मैरिज करने वाले कपल यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज करते हैं वो वंचित रह जाते हैं। गवर्नमेंट की पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स है उनसे, क्लेमिंग लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर पार्टनर, राइट टू प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस, जॉइंट एडॉप्शन नहीं कर सकते, सेपरेशन के केस में मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है। अगर देखा जाए तो CRPC में 125 जो सेक्शन 125 है CRPC का वो मेंटेनेंस की बात करता है, लेकिन वहां कहीं भी होमोसेक्सुअल लोगों के मेंटेनेंस की बात नहीं की गई है। तो मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ भी कोई प्रोविजन नहीं है। राइट टू टेक इमरजेंसी मेडिकल डिसीजंस तो ये भी नहीं ले सकते। तो अप्रैल 2022 में लगभग 20 ऐसी पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी और कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है उसने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। कुछ बातें कही गई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो समलैंगिकता है एक शहरी और अभिजात्य चीज़ है, यानी कि अर्बन एलिट्स व्यू है, ये पूरे भारतीय समाज को नहीं दर्शाती है। उसके अलावा बताया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि ये पुराने रीति रिवाजों और प्रथाओं के और मूल्यों का जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनको अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे तर्क दिए गए। उसके अलावा पर्सनल लॉ के बारे में भी बातें की गई। अब बात कर लेते हैं एक जो इन सब के सेंटर में आता है स्पेशल मैरिज एक्ट जिसको चैलेंज किया गया था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन और कास्ट। आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से करा सकते हैं, या आप अगर सेम रिलीजन में कर रहे हैं तो आपके अपने पर्सनल लॉज होंगे उसके हिसाब से। दूसरा, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करा सकते हैं अगर आप शादी कर रहे हैं किसी डिफरेंट रिलीजन में या डिफरेंट कास्ट में। ये एप्लीकेबल होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस पर। हालांकि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो एज के बारे में भी डिफाइन करता है, बताता है कि जो लोग मेल हैं तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर होनी चाहिए और फीमेल की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए शादी करने के लिए।
रजिस्ट्रेशन जो है वो लीगल रिकॉग्निशन देता है मैरिज को, और उसके अलावा आपके बहुत से लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के होने से एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पॉलीगैमी होने से बच जाते हैं, कि मतलब लोग कोई एक से ज़्यादा शादी कर रहा है, तो अगर आप पहले शादी कर चुके हैं और फिर दूसरी शादी कर रहे हैं और आप जब रजिस्टर कराने जाएंगे और उसमें पता चलता है, तो ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। सेक्शन 5 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि जो पार्टी है वो क्या करेगी, एक रिटन नोटिस देगी जो ऑफिसर होगा उसके डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये थी कुछ खास बातें स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिज है उसको कानूनी मान्यता लीगल स्टेटस देने से तो इनकार कर ही दिया, कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसको खत्म नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम है वो पार्लियामेंट का है, अदालत ना तो कानून बना सकती है और ना ही उन्हें इंप्लीमेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो होमोसेक्सुअल कपल हैं उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए होमोसेक्सुअल कपल इसे फंडामेंटल राइट के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन जो है 3-2 के बहुमत से पास किया था, जैसा हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का क्या कहना था, कौन सी ऐसी बड़ी बातें थी। इस फैसले के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार की उस तर्क को खारिज किया कि समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ एक शहरी अवधारणा है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लिटरेचर है उसमें इसका बड़ा पुराना इतिहास है, इसे सिर्फ एलीट शहरी लोगों के साथ जोड़ना गलत होगा। शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई यूनिवर्सल नहीं है, माने कि एक तय लोगों के बीच या तरीके से ही शादी हो ऐसा जरूरी नहीं। शादी नियमों के कारण एक कानूनी संस्था बन गई है, शादी को ऐसी संस्था नहीं बना सकते कि जिसमें बदलाव नहीं हो सके। समलैंगिक लोगों को साथी चुनने की आज़ादी है और सरकार को सभी तरह के अधिकार देने चाहिए। उसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्वियर लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तय नहीं हो सकता कि वे एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जो क्वियर कपल है और अविवाहित कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जो नियम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन ये बात सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ की थी, ये टिप्पणी सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ की थी। ऐसा कोई सबूत या डाटा नहीं है कि सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल कपल ही बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। मौजूदा कानूनों के तहत जो ट्रांसजेंडर हैं उनको शादी का अधिकार है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेटेरोसेक्सुअल व्यक्ति से शादी करता है और ऐसी शादी को एक व्यक्ति को पुरुष और दूसरे को महिला मानकर मान्यता दी जाएगी, ट्रांसजेंडर पुरुष को एक महिला के साथ शादी का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर महिला को पुरुष के साथ शादी का अधिकार है। ट्रांसजेंडर पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला भी शादी कर सकते हैं, और अगर इसकी अनुमति नहीं दी गई तो यह ट्रांसजेंडर एक्ट का उल्लंघन होगा। ये कुछ बातें थी जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ ने कही। अब बात करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या सिनेरियो है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं नीदरलैंड की। ये पहला कंट्री था जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी, यानी कि लीगल स्टेटस दिया। उसके बाद कनाडा ने 2005 में, साउथ अफ्रीका ने 2006 में मान्यता दी सेम सेक्स मैरिज को, और ये फर्स्ट कंट्री बना अफ्रीका का। और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां भी ये पहला कंट्री था। अर्जेंटीना ने 2010 में, और लैटिन अमेरिका का ये पहला कंट्री बना। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने 2013 में, इंग्लैंड और वेल्स ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। उसके अलावा आयरलैंड की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट की बात करें, ताइवान की बात करें, एस्टोनिया की अगर हम बात करें, तो ये वो कंट्री हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे रखी है। और जो ताइवान है वो फर्स्ट एशियन कंट्री है सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो लीगल स्टेटस है वो देने वाला। तो आई होप आज के सेशन में आपको जो भी बातें डिस्कस की गई हैं वो समझ आई होंगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।